दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि पहाड़ों का बादशाह एक दिन आराम से सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिया। बूढ़े मियाँ कहने लगे, ऐ बादशाह, कल जब सूरज निकलेगा तो घोड़े पर सवार होकर तुम मशरक की तरफ चले जाना। फिर उस रास्ते पर घोड़ा डाल देना जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। जब ये रास्ता खत्म होगा तो वहां पर एक गार आएगी जहां तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहां घोड़ा रुक जाए वहां खुदाई शुरू कर देना और याद रखना, खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है जहां पर तुम्हें एक पुराना खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान में एक बुत भी पड़ा हुआ है। बुत की उंगली में सोने की अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत बोलेगा, तुम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न देना और खौफजदा भी मत होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर तुम अपनी उंगली में पहन लेना। ऐ बुजुर्ग, उस अंगूठी में क्या खूबी है? दोस्तों बादशाह ने सवाल कर ही डाला तो बुजुर्ग कहने लगे, उस अंगूठी की खासियत ये है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब तुम उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा। ये जिन तुम्हारे हर हुक्म की तामील भी करेगा। अंगूठी को अगर तुम मुंह में रखोगे तो तुम सब लोगों को देख सकोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। दोस्तों ये कहते ही बादशाह बेचारे की आंख खुल गई। वो बड़ा परेशान था क्योंकि ख्वाब इतना लंबा था और इस कदर साफ था कि बादशाह को एक एक बात अच्छी तरह से याद थी। दोस्तों बादशाह कहने लगा, ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था कि अगर ये ख्वाब शैतानी निकला और वो बुजुर्ग का कहना मानकर किसी मुसीबत में न फंस जाए। उसने यही सोचकर उस ख्वाब पर अमल ना करने का फैसला किया, बल्कि उस दिन तो उसने घोड़े की सवारी भी नहीं की। दोस्तों अगली रात जब बादशाह सोया तो फिर वही ख्वाब नजर आया। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही कल वाली पुरानी बातें जोर दे दे कर दोहरा रहे थे। जब ऐसा तीसरी रात भी हुआ, अब तो बादशाह को यकीन हो गया कि ये बिल्कुल सच्चा ख्वाब है, ये शैतानी ख्वाब नहीं हो सकता। दोस्तों सुबह होते ही बादशाह उठा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधा मशरक की जानब निकल गया। वो तंग रास्ते पर चलता गया। जब ढलानें शुरू हुई और ढलानों के आखिर पर बादशाह को एक गार नजर आने लगी। दोस्तों अचानक एक जगह पर बादशाह का घोड़ा रुक गया। शायद यही वो जगह है जहां पर उस बुजुर्ग ने मुझे बताया था। बादशाह ने सोचा और अपने साथ लाए हुए बेलचे से वो एक जगह को खोदने लगा। दोस्तों अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने जेब से मोमबत्ती निकाली और उसे एक रास्ता नजर आने लगा। मोमबत्ती जलाकर बादशाह नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते हुए पुराने पुरपीच रास्ते से अंधेरों में लेती चली गईं। रास्ता बड़ा तंग था, लेकिन वो रास्ता एक और गार में खत्म होता था। दोस्तों ये गार पहाड़ के बहुत अंदर में वाक़या थी। जब बादशाह ने देखा कि उसको चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं तो उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने गार के ऐन दरमियान में एक पीतल का बुत पड़ा देखा। वो इंसान के कद के बराबर का बुत था। दोस्तों उसके हाथ में एक पीतल की तलवार भी थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला पड़ा था और उसी हाथ में उसकी एक उंगली पर सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ आगे बढ़ाकर जब वो सोने की अंगूठी उतारना चाही तो गार में अजीब सा शोर उठ मचा। बुत चीख पुकारने लगा। वो ऐसे चीखे मार रहा था जैसे वो कोई पत्थर का बुत नहीं बल्कि कोई इंसान हो। दोस्तों बुत से निकलने वाली आवाजें जब गार की दीवारों से टकराती थीं तो ऐसे लगता था जैसे कोई तूफान आ गया हो।
बादशाह बेचारा पहले तो डर गया। उसने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके उसने बुत की उंगली से अंगूठी उतार ही डाली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी, बादशाह को यूं लगा जैसे सारा शोर थम गया हो और बुत एक धमाके के साथ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, गार में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी। बादशाह गार से बाहर निकला और सूरज की रोशनी में आकर उस बेचारे के होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और अपने हाथ में पकड़ ली। दोस्तों, जैसे ही बादशाह ने अंगूठी को हाथ में पकड़ा, एक बहुत बड़ा जिन हाजिर हुआ और सर झुकाकर कहने लगा, मेरा नाम मैमून जादूगर है, मुझे हुक्म दीजिए। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे शाही खजाने में पहुंचा दो। हजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। दोस्तों, ये कहकर वो जिन गायब हो गया और बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब बादशाह किसी को नजर नहीं आता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर न आया। उसने अपने पाँव की तरफ देखा तो उसके पाँव भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसको बिल्कुल तसल्ली हो गई कि जो बात ख्वाब वाले बुजुर्ग ने बताई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। इसके साथ बादशाह ने दोबारा से अंगूठी पहन ली और घोड़े पर सवार होकर अपने पहाड़ों के महल में वापस आ गया। दोस्तों, बादशाह ने वापस आकर अंगूठी का राज किसी को नहीं बताया। उसके 3 बेटे थे, उसने अपने तीनों बेटों को कुछ भी नहीं बताया। इस तरह कई साल गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन बेचारा बिस्तरे मरग पर पड़ा था। उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी लम्हे बादशाह ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और उसे कहने लगा, बेटा, तुम मेरे मरने के बाद मेरे ताजो तख्त के वारिस बनोगे। मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, ये सुनकर बड़ा बेटा तो खुशी से नाचने लगा। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बादशाह पूछने लगा, बाकी सारी दौलत तुम्हारी है, तुम भी खुश रहो। दोस्तों, दोनों बेटे बड़े निकम्मे थे। मंझला बेटा भी ये सुनकर नाचने लगा। उन्हें अपने बाप की कोई फिक्र नहीं थी। जबकि तीसरे बेटे का नाम अली था। बाप ने उसे भी बुलाया और उससे कहा तो वो कहने लगा, अब्बा जान, आपने ये क्या किया है? मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। आपने अपनी सारी सल्तनत और सारा खजाना अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया है, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। आपने तो मुझे बिल्कुल भुला दिया है। तो बादशाह बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, तुम भी मेरे ही बेटे हो। तुम्हारा हिस्सा मेरी सल्तनत में सबसे बढ़कर है। इसमें शक नहीं कि तुम्हारे बड़े भाइयों को मैंने आधी आधी सल्तनत दे दी है, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज है और मैं उसे तुम्हें बताना चाहता हूँ, और ये सबसे बड़ी दौलत है। इसमें तुम्हारी बड़ी भलाई होगी। तो बेटा कहने लगा, अब्बा जान, मेरी क्या भलाई होगी? तो बादशाह ने ये कहकर जादू की अंगूठी अपने सबसे छोटे बेटे को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। दोस्तों, इस वाक़े के थोड़े दिनों के बाद बादशाह बेचारा फौत हो गया और बादशाह का सबसे बड़ा बेटा तख्त नशीन हो गया। तीनों भाई मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी और हसद बिल्कुल भी नहीं था। अली ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वही खूबियां थीं जो उसके वालिद बादशाह ने बताई थी। फिर उसे अंगूठी को इस्तेमाल करने का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि अली बेचारा सीधा साधा आदमी था। वो एक सादा सा इंसान था। उसे दौलत की जरा भी हवस नहीं थी। उसकी तमाम जरूरियात अच्छी तरीके से पूरी हो रही थी। लेकिन एक दिन का वाकया है कि अली को अचानक एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा भाई परेशान है, जो कि अब बादशाह था। उसने पूछा, भाई क्या मसला है? आप इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? क्या हमारे मुल्क को कोई खतरा है या कोई राज है जो आपको अंदर से खाए जा रहा है? दोस्तों, बादशाह अपने भाई से कहने लगा, हमारे मुल्क को बहुत सख्त खतरा है। यही फिक्र मुझे बहुत सता रही है। तो छोटे ने पूछा, भाई कैसा खतरा है? तो बादशाह ने कहा,
तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए जिस बादशाह की सल्तनत है वो बड़ा लालची आदमी है। उसने हजारों की तादाद में फौजी जमा कर लिए हैं। उसने हमारी सरहद पर हमला करने का प्लान बना रखा है। दोस्तों ये बात सुनकर अली हंसने लगा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात है, आप इतने परेशान हो रहे हैं, ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो बादशाह कहने लगा, ये बच्चों का खेल नहीं है जो तुम चुटकियों में कर दोगे, ये सल्तनत के अमूर का मसला है। साथ वाला बादशाह हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो छोटा भाई बोला, भाई आप फिक्र मत करें, मुझे 10 मिनट की मोहलत दे दें, मैं उस बादशाह को अभी जंजीरों में जकड़ कर आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। वो समझने लगा कि मेरा भाई पागल हो गया है, ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। दोस्तों छोटा भाई अपने कमरे में आ गया, उसने अंगूठी पहन ली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी एक बहुत बड़ा जिन हाजिर हुआ। अली ने उसे हुक्म दिया कि हमसाए बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। दोस्तों एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि हमसाए मुल्क का बादशाह जंजीरों में जकड़ा हुआ अली के भाई के सामने हाजिर था। उसने उससे फौरन कहा, मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। दोस्तों ये सुनकर बड़े भाई को तो होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दुश्मन जो उसके खिलाफ प्लानिंग बना रहा था वो कैसे उसके पास चला आया। थोड़ी देर तो उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई के मंसूबे बना रहा है। बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि आपके कब्जे में जिन है जिससे आप सब करवा सकते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। तो अली के भाई बादशाह ने कहा, इस बादशाह की जंजीरें खोल दी जाएं, लेकिन इनसे जंजीरें नहीं खोली गईं। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। बादशाह कहने लगा, ये तमाम जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझे बांधा है। इतने में अली आगे बढ़ा और उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गई। अली उससे कहने लगा, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा बिल्कुल मत भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से थोड़े फासले पर वाक़या है। मैं 3 महीने भी चलता रहूं तो तब भी अपने मुल्क नहीं पहुँच सकूंगा। इस सारे अरसे में रास्ते में मुझे कोई मार न दे, और मेरे दुश्मन बहुत हैं, इस तरह कोई और मेरे तख्त का वारिस बन जाएगा। दोस्तों ये सुनकर बादशाह अली से कहने लगा, मेरे भाई अली तुम ही इसको लाए थे, अब तुम ही इसे वापस पहुंचा कर आओ। दोस्तों अली बादशाह को लेकर अपने कमरे में चला गया। अली ने अंगूठी उतारी तो फौरन जिन हाजिर हुआ। अली ने उसे हुक्म दिया कि फौरन बादशाह को इसके मुल्क में पहुंचा दिया जाए। दोस्तों उसी वक्त अली के दोनों भाइयों को पता चल गया कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है और वो उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अब अली से डरने लगे। एक दिन मंझले भाई ने कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि हमारे छोटे भाई के पास ऐसी कौन सी जादू की ताकत है। तो मंझला कहने लगा, ऐसा करते हैं, हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। उसमें हम तमाम राया से कह देंगे कि पड़ोस के बादशाह के हमले का सारा खतरा टल गया है, इसी वजह से मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाए गए, दस्तरखान को बिल्कुल सजा दिया गया। हर तरफ मेहमान बैठे हुए थे। कोफ्ते कबाब सालम दुम्बे भून कर रखे हुए थे और हर जगह पर तरह तरह के खाने पड़े थे। दोस्तों उस महल में एक नौकरानी थी, उसने उन दोनों भाइयों की बातें सुन ली थी। वो भागी भागी छोटे भाई अली के पास गई और सारा किस्सा उसे सुना दिया। तो अली कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं अपने भाइयों के पास नहीं रहूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मेरे भाई मेरे खिलाफ ये साजिश करेंगे। अब्बा जान ने उन्हें सारी दौलत दे दी,
میں نے پھر بھی اعتراض نہیں کیا۔ دوستو اب علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا محل چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے گا۔ دوستو علی محل چھوڑ کر ایک سنسان رستے پر چل پڑا۔ اس نے انگوٹھی اتار کر اپنے ہاتھ میں لی تو فوراً وہ جن حاضر ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ دنیا کا سب سے پیارا ملک کون سا ہے؟ تو جن کہنے لگا دنیا کا سب سے پیارا ملک بہارستان ہے۔ تو علی نے پوچھا اب مجھے یہ بتاؤ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ شہزادی فاطمہ، یہ اسی جزیرے کی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ دوستو جب جن نے یہ باتیں بتائی تو علی بڑا خوش ہوا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی دنیا کے سب سے خوبصورت جزیرے میں ہی رہتی ہے۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ فوری طور پر مجھے اس جزیرے میں لے جایا جائے۔ دوستو جن اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ندیاں، پہاڑ اور وادیوں سے گزرتا ہوا 7 سمندر پار کر کے آخر اس جزیرے تک پہنچ گیا۔ جزیرہ کیا تھا؟ ایک خوبصورت علاقہ تھا۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ نیلے سمندر کے بیچوں بیچ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ اس میں سفید رنگ کی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ سورج کی روشنی جب سفید رنگ کی عمارتوں پر پڑتی تھی تو بالکل ایسا لگتا تھا جیسے یورپ کا کوئی ملک ہو۔ وہ بہت بڑا شاہی محل تھا۔ یہاں پر پہنچ کر علی نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی۔ اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے محل میں داخل ہوا، باغ میں سیر کرنے لگا۔ دوستو ابھی وہ محل کی سیر کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت شہزادی اسے ایک جگہ نظر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی کنیزیں بھی تھیں۔ علی غور سے شہزادی کو دیکھنے لگا۔ شہزادی واقعی دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اس طرح کی حسین عورت علی نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ دوستو اگلے دن کا واقعہ ہے۔ علی نے شہزادوں کا لباس پہنا اور ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں گیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایک ملک کا شہزادہ ہے جو یہاں سے بڑی دور واقع ہے، اور اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو شہزادے کی بات سن کر بادشاہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تمہارے جیسے پاگل بڑے آ چکے ہیں لیکن کوئی بھی میری بیٹی سے شادی نہیں کر سکا کیونکہ میری بیٹی کی ایک شرط ہے۔ شہزادی کو منانا آسان نہیں ہے۔ اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں صرف اسی آدمی سے شادی کروں گی جو میرے لیے بغداد سے لیمو، مصر سے آم اور مدینہ سے کھجوریں لے کر آئے گا۔ یہ سب چیزیں ایک ہی موسم میں ملنی چاہیے۔ دوستو شہزادہ کہنے لگا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں یہ ساری چیزیں کل ہی لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اگلے دن علی دوبارہ محل میں آ گیا۔ 3 غلام اس کے پیچھے پیچھے سروں پر بڑے بڑے خوان اٹھائے ہوئے تھے۔ دوستو ایک خوان میں بغداد کے لیمو تھے، دوسرے میں مصر کے آم تھے اور تیسرے میں مدینہ کی کھجوریں تھی۔ بادشاہ کے تحفے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے شہزادی کو بلایا اور کہنے لگا شہزادی یہ دیکھو اس لڑکے نے تمہاری تمام شرطیں پوری کر دی ہیں، اب تمہیں سے شادی کرنا ہی پڑے گی۔ لیکن دوستو شہزادی غصے میں آ گئی، اس کی آنکھیں زرد ہو گئیں۔ اصل میں وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو 3 شرطیں اس لیے رکھی تھیں کہ تاکہ اسے کوئی پورا نہ کر سکے اور نہ ہی اس کی شادی ہوگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ساری شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہیں۔ مگر شرطیں تو پوری ہو چکی تھیں، اس لیے بیچاری کو شادی کے لیے ہاں کہنا ہی پڑا۔ دوستو اس طرح علی کی شادی شہزادی سے ہو گئی، لیکن شہزادی اپنے شوہر سے بڑی نفرت کرتی تھی۔ شوہر سے کیا، وہ تو دنیا کے کسی بھی مرد کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اب وہ علی سے طرح طرح کی مشکل فرمائشیں کرتی۔ کبھی کہتی کہ عرب کے بہترین گھوڑے لے کر آؤ، کبھی کہتی کہ 1 منٹ میں 7 سمندر پار مچھلیاں پکڑ کر لاؤ۔ دوستو علی کو یہ سارے کام مشکل نہیں تھے کیونکہ وہ جن کو حاضر کرتا اور فوراً ہی یہ کام کر دیتا تھا۔ لیکن ایک دن کا واقعہ ہے کہ علی گہری نیند سویا ہوا تھا تو فاطمہ کو یہ راز پتہ چل گیا۔ اس نے انگوٹھی علی کی انگلی سے اتار لی تو فوراً ہی جن سامنے آ کھڑا ہوا
शहजादी ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहाँ छोड़ दो जहाँ से ये आया है। दोस्तों पहले तो वो जिन थोड़ी देर के लिए झिझका, क्योंकि अली से उसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। वो तो अंगूठी का गुलाम था, उसे तो हुक्म बजा लाना था। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब अली की आंख खुली तो उसने देखा ये तो उसी का अपना महल है और उसके भाई भी आसपास नजर आ रहे थे। दोस्तों अली को बड़ा गुस्सा आया कि शहजादी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस तरह अली ने दोबारा सफर शुरू किया। वो 3 महीने बराबर चलता रहा। तब वो समंदर के साहल पर पहुंचा, जहां पर से वो बहरी जहाज में सवार हो गया। 3 महीने मजीद सफर करने के बाद वो उस जजीरे में वापस पहुंच गया। दोस्तों जैसे ही वो उस जजीरे में पहुंचा, उसे खबर मिली कि शहजादी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। अब वो तख्तो ताज की वारिस बन गई है और वो अपने मुल्क में किसी भी मर्द को दाखिल नहीं होने देती। अगर उसे पता चल जाए कि कोई मर्द उसके मुल्क में दाखिल हुआ है तो उसे कत्ल करवा देती है। दोस्तों जब अली ने ये सारी बातें सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया। शहजादी दुनिया की खूबसूरत औरत होने के साथ साथ बड़ी चालाक और होशियार औरत थी। उसने बड़ी चालाकी से अली की अंगूठी भी हासिल कर ली थी और अब वो उस मुल्क की मलका भी बन गई थी। लेकिन अली उससे बदला लेना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए अली ने एक प्लान बनाया। वो चुपके चुपके चलता हुआ मलका के महल में पहुंच गया। दोस्तों किसी तरह से नजरें बचाकर वो मलका की ख्वाबगाह में पहुंच गया और वहां छुपकर पर्दे के पीछे बैठ गया। जब रात हुई तो मलका सोने के लिए अपने बिस्तर पर आई तो मलका ने अंगूठी उतार कर उस मेज पर रख दी और खुद सो गई। अली चुपके से वहां से बाहर निकला। उसने वो अंगूठी उठाई और उसको रगड़ा तो फौरन जिन हाजिर हो गया। दोस्तों जिन अली को देखकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जिन भी अली से मानूस हो चुका था। तो जिन ने उसे हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस शहजादी से सल्तनत छीन ली जाए और इसे इस मुल्क के जेल खाने में डाल दिया जाए। दोस्तों जिन फौरन हुक्म बजा लाया। उसने शहजादी को पकड़ा और उसे मामूली लिबास पहनाकर शाही जेल में डाल दिया। दोस्तों जब शहजादी की आंख खुली तो उसने अपने आप को जेल में पाया और वहां पर अली भी खड़ा था। तो अली उससे कहने लगा, तुमने बड़ी होशियारी से मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं तो तुम्हें दुनिया की खूबसूरत लड़की मानता था, लेकिन तुमने तो अच्छा नहीं किया और अपने बाप के साथ भी अच्छा नहीं किया। उसे मारकर तुम खुद मलका बन बैठी। दोस्तों अली ने उसे उम्र भर के लिए उसी जेल खाने में बंद कर दिया और अब वो उस मुल्क का बादशाह बन गया और वहीं पर रहने लगा। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।